दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश दुबे कांड में रह रहकर सरकार कुछ कार्रवाई करती दिख रही है। इतनी गति धीमी क्यों है, समझ के परे है। एक एसआईटी बनाई सरकार ने। एसआईटी में 3 सीओ का नाम आया। एसआईटी के सूत्रों के माना जाए तो 3 सीओ लोगों ने, 3 डिप्टी एसपीओ ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, जिसमें यूपी पुलिस के 3 डिप्टी एसपी का नाम सूत्रों के अनुसार, क्योंकि हिस्सेदार उस कंपनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी में अखिलेश दुबे के बेटे और भतीजे के साथ पार्टनर थे। उसमें नाम जो एसआईटी के सूत्र बता रहे थे, उसमें 3 सीओ का नाम था। एक नाम था डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का, दूसरा विकास पांडे का, तीसरा संतोष सिंह का। ये सूत्रों के हिसाब से खबर है। मतलब उसमें एक सीओ साहब ऋषिकांत शुक्ला जी सस्पेंड कर दिए गए और सस्पेंशन के बाद उनकी विजिलेंस की जांच की मांग की गई है। और विजिलेंस की जांच कैसी होती, क्या होती है, इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह अमिताभ ठाकुर जी जानते हैं। और कर्नल शरद शरण साहब, वो भी अब समझ गए, आर्मी में से आए हैं लेकिन अब सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो भी समझ गए कि विजिलेंस जांच का मतलब क्या होता है। शुरुआत आपसे करते हैं अमिताभ ठाकुर साहब। पुलिस ने कुछ कार्रवाई तो शुरू की। एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ, सीओ साहब सस्पेंड हुए। सुनने में आया इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। और सीओ साहब ने मीडिया से को कहा कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन आप हर मामले में अमिताभ यश को लेके चले आ रहे हैं। अरे पहले इंस्पेक्टर, क्या मामला है ये? आप अमिताभ यश को क्यों ले आ रहे हैं हर मामले में? ये देखें, मैं इसकी शुरुआत, चूंकि मैं अभी आपसे वार्ता कर रहा था, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो है एक्स पे कुछ पोस्ट देख रहा था। और अभी कर्नल साहब जो हैं, कर्नल साहब की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनका मैंने एक ट्वीट भी देखा। जो मैंने अपनी जब चिट्ठी भेज दी उसके बाद मैंने ट्वीट देखा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जो मैं तथ्य कह रहा था वो उससे रेजोनेट हो रहा था। उन्होंने इस चीज को स्पष्ट नाम के रूप में नहीं लिखा, लेकिन यह बात इन्होंने कहा। और पूर्व में भी मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी संभवतः इस समय अकेले इस मामले में नेता रहे जिन्होंने लगातार अखिलेश दुबे नाम प्रकरण को लेकर बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की। उसमें यह टिप्पणी भी उनकी महत्वपूर्ण थी, जो मैं समझता हूं मेरा उत्तर भी है और इस पूरे तथ्य को बयान भी करता है। जो उन्होंने यह कहा कि जो पकड़े जा रहे हैं वह समझ लिया जाए कि वह सतह मात्र हैं, जो अंग्रेजी में हम टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं, यह बात उन्होंने कही। और जो वास्तविक लोग हैं, अब इसके तार कहां तक जाते हैं। अगर एक डिप्टी एसपी पर 100 करोड़ 100 करोड़, सौभाग्य से गृह विभाग ने अपने आधिकारिक पत्र में लिखा है। यह अगर मैं कह देता तो आजकल का जानते ही आप और हम कह देते, कर्नल साहब कह देते, तो तुरंत भ्रामक सूचना के आधार पे हमको आपको लाद देते, अरेस्ट कर लेते, जेल भेज देते। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से गृह विभाग ने अपने आधिकारिक पत्र में 100 करोड़ रुपए एक डिप्टी एसपी की आज के समय स्थिति आकी है। आज के समय डिप्टी एसपी की औकात जो है, मतलब जो वर्थ 100 करोड़ तक पहुंच रही है, संभव है बढ़े। तो जब डिप्टी एसपी कितनी औकात है, और अलग अलग सूत्रों से मुझे सबसे पहले आज से लगभग 3 महीने पहले जब यह प्रकरण शुरू हुआ, तब पहली बार कई लोगों ने बताया कि इसके सूत्रधार, जैसे फिल्मों में सूत्रधार होते थे, सूत्रधार इसका श्री अमिताभ यश का नाम बताया। कुछ दिन बाद फिर रवि सतीजा जी का इंटरव्यू एक हमारा आपके पत्रकार साथी ने लिया। अभिषेक जी ने, मैंने सतीजा जी से बात किया, उन्होंने कहा कि इसमें अमिताभ यश जी की ही प्रमुख भूमिका है। मैंने उनका नाम सहित भेजा। पुनः सभाजीत मिश्रा इंस्पेक्टर अरेस्ट हुए, जिनकी आपने चर्चा की। सभाजीत मिश्रा ने जाते जाते अरेस्ट के बाद जब वो ले जाए जा रहे थे और जब आंसुओं से सराबोर थे, तब उन्होंने कहा कि हम लोग तो, जो वही बात कही जो अखिलेश यादव जी ने आज फिर कहा कि हम लोग तो सतह के ऊपर के लोग हैं,
उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया, जो मुझे याद है कि अगर हिम्मत हो तो फला को, और वह नाम जो हमें बताया गया वो श्री अमिताभ यश का लिया गया कि हिम्मत हो तो उसको छू के दिखाओ। यह स्थितियां हैं। तो जिस मामले में लगातार उच्चतम स्तर पे श्री अमिताभ यश पे आरोप लग रहे हैं, विभिन्न सूत्रों से लग रहे हैं, और दुर्भाग्य का विषय है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में डिप्टी एसपी की अकेली इतनी हिम्मत नहीं, इस विभाग में रहने के कारण मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, उसकी अकेली इतनी हिम्मत नहीं है, इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है, जो बात इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा ने स्वीकार भी किया था कि वो अपने बल पे ये सब कर ले। निश्चित रूप से यह ऊपर का संदर्भ है और हमारी जानकारी, और अब मैं अपनी बात क्यों कहूं, मैं तो सभाजीत मिश्रा जी के मार्फत कहूंगा, मैं तो और श्री रवि सतीजा जी के मार्फत कहूंगा कि इसमें श्री अमिताभ यश की भूमिका की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वह लगातार श्री योगी आदित्यनाथ जी के अत्यंत प्रिय, अत्यंत विश्वसनीय, और मैं कहूंगा कि जिसे खासम खास शब्द चलता है, अधिकारी के रूप में उनकी गिनती रही है 8 साल से। ये हमें लगता है धीरे धीरे इंडिया रिकॉर्ड हो जाएगा। 8 साल से एसटीएफ के चीफ हैं, एज इफ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा काबिल अफसर नहीं हो, और उतना ही अगर काफी नहीं है तो उनको साथ ही साथ आपने लॉ ऑर्डर, दो ही यूपी में प्रमुख रोल हैं, वह दोनों रोल आपने एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जो लगातार गंभीर आरोपों के आरोपित रहे हैं, और इसीलिए मैंने उनका नाम लिया है। जांच हो, जांच में तथ्य सामने आए, और कई तो मैंने तथ्य ऑलरेडी दिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है, आपको मालूम है श्यामलाल यादव जी ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिया था, उसमें लगभग 8.5 करोड़ या कितना उनकी माता जी को लेकर संपत्ति की बात कही गई थी, अयोध्या एंड अराउंड। हमने कई सारे और रिपोर्ट दिए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर यह सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसमें अनवरत श्री अमिताभ यश का नाम क्यों आ रहा है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि आखिर उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। हमने एक शिकायत भेजी, उसमें हमसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र की मांग की। आज 6 महीने बीत गए, शपथ पत्र भेजे, मुझे बताया नहीं गया कि उसमें क्या हुआ है। आखिर उनके संदर्भों में इस प्रकार की शिथिलता क्यों हो रही है, और अखिलेश दुबे प्रकरण में उनका नाम बार बार क्यों आ रहा है। मेरे इतने ही सवाल है, और कोई सवाल मेरा नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे थे उसको जारी रखें, क्योंकि दिल्ली में तो स्टूडियो में हमारे होगी इंटरनेट। तो आपको आवाज आ रही है हमारी सर? हम लोग को आ रहे हैं, तो मैं बीच में कहीं से बोलूं, क्या करूं, कुछ स्पष्ट नहीं है। नहीं, अच्छा शरद जी आप बताइए कि ये जो आपके अमिताभ सर, आप राष्ट्रीय कंटिन्यू अध्यक्ष, कर लीजिए, थोड़ा अपडेट कर दीजिए ठीक है सर, अमिताभ जी आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि आप शायद कह रहे हैं कि मैं अपनी बात बोल दूं, राइट? हाँ सर। तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि श्री अमिताभ यश पर लगातार इस संदर्भ में, अखिलेश दुबे संदर्भ में गंभीर आरोप लग रहे हैं, अन्य संदर्भों में आरोप लगे, अयोध्या के कई तथ्य, साक्ष्य, बैनामों की सूची हमने प्रस्तुत की। इंडियन एक्सप्रेस में श्री श्यामलाल यादव ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनकी माता जी के नाम से कई बीघा, शायद 8 या 9 बीघे जमीन के परचेज की बात कही गई। एक ललिता सिंह है फैजाबाद की, अयोध्या की, उनकी एक भूमि के बारे में संदर्भ आया कि उस पर श्री अमिताभ यश की माता जी को द्वारा एक ऐसा बैनामा लिया है गया है जो विवादास्पद है, और जबरदस्ती कब्जा करने, पुलिस वालों के सहयोग से कब्जा करने के तमाम आरोप आए, तमाम बातें हैं। अखिलेश दुबे प्रकरण में भी उनका नाम बार बार आ रहा है, रवि सतीजा जी उनका नाम ले रहे हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए, मेरी यह मांग है, और मैं लगातार यह कह रहा हूं। किसी स्तर पर दुर्भाग्य का विषय है कि कोई जांच नहीं हो रही है। देखिए, एक सवाल आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना है कि रघुवीर लाल कैसे अधिकारी हैं? आपके समकक्ष रहे होंगे या आप 102 बैच जीनियर रहे होंगे जो भेजे गए हैं कानपुर में? क्योंकि ये आरोप लगा था कि जब से रघुवीर लाल जी गए हैं वहां पे कानपुर के पुलिस कमिश्नर बन के, कुछ लोग कह रहे थे कि जांच को धीमी कर दिया गया है। देखिए, मैं श्री रघुवीर लाल पे कोई टिप्पणी करना, क्योंकि किसी अफसर की सामान्य छवि, ख्याति वगैरह पे मुझे यह अधिकार नहीं है। खास करके जैसा आजकल मैं देखता हूँ, मैं
तो उस व्यक्ति का वह अंदाज बड़ा पसंद करता हूँ श्री आजम खान का, जबकि उनसे कुछ भी पूछा जाता है तो शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं, और मैं तो शराब चोर हूँ और मुर्गी चोर हूँ, और उन्हें जब कुछ नहीं कहना होता है तो शराब चोरी मुर्गी चोरी वाली बात शुरू कर देते हैं, और मैं ही नहीं मेरी बीवी भी शराब चोर है, मुर्गी चोर है। उसी तरह से मैं कहूंगा कि मैं किसी को लाइसेंस बांटने का मैं तो निकाला हुआ हूँ, बर्खास्त किया हुआ अफसर हूँ, ना खाता हूँ, इसीलिए मैं किसी की मेरिट डिमेरिट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यह जरूर है कि कोई संदर्भ आता हो, तो संदर्भ आया श्री अमिताभ यश का, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है। रघुवीर लाल जी करें, उनसे पूर्व के जो अफसर थे अखिल कुमार जी, उन्होंने प्रारंभ तो ये संदर्भ किया था, लेकिन अमिताभ यश के मामले में मैं उन्हें लगातार हिचकते हुए मैंने देखा। उनके कार्यकाल में मैंने श्री अमिताभ यश से जुड़े तमाम गंभीर शिकायतें भेजी, उनके द्वारा भी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो जिसको कहते हैं कि असली असली तो जो टेस्ट है वह किसी इंस्पेक्टर और दरोगा की गिरफ्तारी या उनकी जांच में नहीं है। असल तो टेस्ट तो तब है जब आप उस व्यक्ति की भूमिका की जानकारी करें, उस पर कार्रवाई करें, संज्ञान लें। गलत है, आप स्पष्ट रूप से बतावें कि आरोप गलत है। आप कहें कि रवि सतीजा झूठ बोल रहे हैं, श्री रवि सतीजा ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाए। मेरी जानकारी में श्री अमिताभ यश ने अब तक उनके विरुद्ध कोई मानहानि या कोई चीज नहीं किया है, जिसका प्रथम मतलब यह माना जा सकता है कि श्री सतीजा सही बोल रहे हैं। तो मैं तो यह मानूंगा कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है। सर जी, आपने सुना जो मामला है कानपुर वाला अखिलेश दुबे वाले मामले में एक डिप्टी एसपी ऋषिकांत जी को सस्पेंड कर दिया गया, और जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? देखिए पाठक जी, शुरुआती तौर पे जो आम दर्शक है आपका, जब वो इस चीज को देखेगा तो वो शायद उसको उसी में गिन लेगा कि अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकारी लोग हैं, भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लिप्त रहते हैं, कोई पकड़ा गया होगा और उस पे कोई जांच चल रही होगी। लेकिन जो खास तौर से राजधानी में रह के प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं, जो पिछले 8-9 साल से जिस तरीके से सरकार चल रही है, और इसमें जो ब्यूरोक्रेसी का जो दखल है और जो ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट है सरकार को चलाने का, ऐसा अनुभव शायद उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से लोगों ने पहले कभी किया नहीं होगा। यहाँ की सरकार बहुत हद तक ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से चलाई जा रही है, और थोड़ा बहुत जो आम जनमानस इसको समझ पाता है, वो तब समझता है जब संवैधानिक पदों पे बैठे हुए सत्ता के साथ, सत्ता के दल के लोग जब मीडिया के सामने अपनी व्यथा बताते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, कर्मचारी हमारी सुनते नहीं, हम काम नहीं करा पाते हैं। और ये छोटे-मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायकों की, सांसदों की और मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। तब थोड़ा जनमानस को ये लगता है कि अधिकारियों की, कर्मचारियों की शायद ज़्यादा चलती है, तो शायद सरकार में उनकी साठ-गाँठ बेहतर है। लेकिन जो लखनऊ में बैठे हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो पॉलिटिक्स के इंट्रिकेसी को, सचिवालय को, मंत्रालय को समझते हैं, उनको ये खूब अच्छी तरह से पता है पाठक जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के हेलो मुख्यमंत्री जी यहाँ के सर, जुड़ मुख्यमंत्री जाइए। जी मुख्यतः ब्यूरोक्रेटिक चैनल के थ्रू चला रहे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से चला रहे हैं। हाँ इसलिए तो जो सर, संवैधानिक पदों पे इनके विधायक, सांसद और मंत्री हैं, ठीक ठीक उनकी जिलों ठीक में भी ठीक ब्यूरोक्रेट्स ठीक। उस तरीके से अकाउंटेबल नहीं मानते हैं, दबाव नहीं मानते हैं, उनका काम नहीं करते। तो कहीं न कहीं जो 8-9 साल में जो सिस्टम बना है, वो करीब-करीब ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा कैप्चर कर लिया है, और मुख्यमंत्री स्वयं में इस सिस्टम के साथ काम करने में संतुष्ट हैं। आपको याद होगा पिछली विधानसभा में 150 विधायक करीब फ्लोर पे बैठ गए थे विधानसभा के। तो जो इनकी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, और भाजपा जिस तरीके से पूरी तरह अजगर की तरह से चारों तरफ से कसती है, तो इनके लोग नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो लेकिन आपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चला रहा है। मैं सवाल जी, दूसरा है जी। ना कि खुल के जिस व्यक्ति ने एफआईआर कराई है, रवि सतीजा ने मैं पहले बस उसी अखिलेश पे आ दुबे के। मैं बैकग्राउंड बता रहा था, मैं उसी पे इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सरकारी तंत्र को चलाने की जो ज़रूरत से अधिक शक्तियाँ मिल गई हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका दुरुपयोग होना शुरू हुआ है।
और ये जो दुरुपयोग होना शुरू हुआ है, ये अपने आप में इकोसिस्टम बहुत सिस्टमैटिकली शेप अप कर चुका है। और आज की तारीख में ये इसी से थोड़े दिन पहले की घटना आपको याद होगी कि ये तो चलिए सर्किल ऑफिसर हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के हैं। एक लेखपाल के पास 100 करोड़ रुपए के एसेट्स मिले। तो इस समय सरकारी तंत्र पूरी की पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वसूली तंत्र है। हर काम का, हर स्तर का मासिक और काम का रेट फिक्स्ड है और बहुत बुरी तरीके से पैसा अनवरत सरकारी साधन के, संसाधन के, जनता के लगातार पैसे को कलेक्ट किया जा रहा है और ये इतना स्मूथ सेलिंग है कि ऐसी घटना कहीं इक्का-दुक्का अचानक निकल के आती है। जो ये नहीं मैं कानपुर की आप घटना निकली है। जी, हाँ नहीं, मैं आपको, चूंकि अमिताभ जी को जरा कहीं निकलना, तो जरा एक सवाल था और जी। सवाल आपसे भी है, उसके बाद आपका जवाब भी लूंगा। अमिताभ जी ये बताइए, ये जो करप्शन के मामले हैं वो तो हर सरकारों में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सपा की सरकार रही हो तो करप्शन नहीं रहा है, बसपा की सरकार रही तो करप्शन नहीं रहा है। और आखिर ये भाजपा की सरकार आई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसमें पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। और ये जो नेक्सस है, जो जिस पोस्टिंग की बात की जा रही है, 1996 से लेकर 2009 तक, संभवतः वो 10 साल, 2006 तक वो कानपुर में पोस्टेड रहे, बाद में उन्नाव चले गए हैं। तो ये अगर कोई अधिकारी अगर अपनी उसकी पत्नी किसी के साथ व्यापार कर ले रही है तो इसमें क्या गुनाह है, ये समझना मैं चाह रहा हूं। क्योंकि लीगली तो बड़ा सेट, अगर एसआईटी ने जांच किया कि इन 3 सीओ के पत्नी और बच्चे ने अखिलेश दुबे के बेटे और भतीजे के साथ पार्टनरशिप कर ली और व्यापार खड़ा कर लिया, तो ये तो इसको तो आप कहीं से कानूनी रूप से गलत साबित नहीं कर पाएंगे। मैं इसमें तो दो ये तीन बातें कहीं कहना ऐसा तो चाहूंगा। नहीं कि एक बड़े देखिए, ये निश्चित रूप से आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि दोनों बातों से। पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार के तथ्य और स्थितियां निश्चित रूप से लगभग सभी सरकारों में बनी रहती हैं और उसका कारण यह है कि सरकार एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें हजारों लाखों लोग होते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा अपना अपना करता रहता है, वो एक पहलू। दूसरा, कई बार और बहुधा वो ऊपर से संचालित हो रहा होता है, ऊपर से भी लूट खसोट है, नीचे वाले भी उसमें कर रहे हैं, यह तो एक स्थिति है। इसीलिए यह कहना कि केवल एक सरकार में है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन जो स्थिति मैं वर्तमान में, यह भी मैं, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजनाथ जी की सरकार या कल्याण सिंह जी की सरकार से मैं इसकी तुलना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह सामान्य सरकारें थी जो मतलब जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव को ध्यान रखती थी और जो कहीं से मैं कहूंगा कि एक अजीबो-गरीब मनोदशा में नहीं पहुंच गई थी, जहां की जो उसको अहम ब्रह्मास्मि का जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट दिया गया है, उस मनोदशा में हो कि हम महान हैं और महानतम हैं, वह जो कष्टप्रद स्थिति है। और मुझे लगता है कि अगल-बगल के जो साथी हैं, जिसको कर्नल साहब ने बहुत ही सही ढंग से जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया, जिस बात को बताया कि जो एक माहौल बना दिया गया है, एक परिस्थिति जन्य स्थितियां बना दी गई हैं, वह इस सरकार को अन्य समस्त सरकारों से अलग करती हैं। यहाँ तक कि मायावती जी की सरकार, जिस पे कई गंभीर आरोप लगते थे, वह भी इस हद तक उद्धत कदापि नहीं थी जो अब है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर 100 करोड़ रुपए उसने अपने शासन ने अपने आदेश में नहीं लिखा होता तो वो कह दे, अगर कोई 100 करोड़ बोलता तो कह देते कि ये भ्रम फैला रहा है। भ्रम फैलाना एक ऐसा शब्द हो गया है कि हर कुछ भ्रम है, इनके अलावा यही सही है, यही शाश्वत है, बाकी सब कुछ भ्रम है। तो ये भ्रम फैलाने के नाम पे जो लोगों की आवाज दबाना, बताइए एक व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए वो अब पत्रकार साथी नहीं रहे सोनभद्र वाले, उन्होंने नमक रोटी दिखा दिया तो उनपे रासुका लगा दिया। इससे ज्यादा अगर कोई मेगलोमैनियक अगर गवर्नमेंट हो, मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई और मेगलोमैनियक गवर्नमेंट आज तक आई होगी। और उसकी, जिसको कहिए कि आसपास के लोग माने को उनके सचिव और इनके अफसर और इनके ये वो, उनको इस पता नहीं किस मानसिक अवस्था में रखे रहते हैं, जिसका कई बार श्री अखिलेश यादव वर्णन करते रहते हैं। तो वह मानसिक अवस्था वास्तव में बड़ी खतरनाक है, जो इस सरकार को औरों से अलग करती है। अब दूसरी बात आपने जो कही, वह बात अपनी जगह सही है कि
अगर कोई आदमी, मैं सरकारी सेवक हूँ, कर्नल साहब सरकारी सेवक थे, इसका मतलब यह नहीं था कि इनकी पत्नी या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या इनके बच्चे या किसी के बच्चे अपना व्यवसाय करने, अधिव्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र नहीं है या उनको हक नहीं है। यहाँ सवाल और यह सब चीजें बहुत ही मैथमेटिकल होती हैं, वो आसानी से समझा जा सकता है कि इन्होंने जो जो इनिशियल सीड मनी है वो कहाँ से है, उसका उसका डेफिनेट सोर्स है कि नहीं है। अचानक से, मतलब मैंने अचानक से 2 करोड़ की चीज खरीद ली या मेरा स्लो ग्रोथ हुआ, अगर ये एक्सप्लेन कर पाते हैं तभी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केसेज में, विजिलेंस केसेज में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। मैं इस आधार पे, इतनी बात आपकी सही है आलोक जी, इस आधार पे कि 100 करोड़ मिल गया तो मैं निश्चित दोषी टांग दूं, तो यह उस जगह मैं गलत अपने आप को मानूंगा। निश्चित दोषी मैं कैसे टांग दूंगा? उन्हें अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अवसर पारदर्शी होना चाहिए और अवसर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि 100 नहीं 1000 करोड़ भी, अभी कोई आदमी जिसके घर में कोई कुछ नहीं है वो 1000 करोड़ बना ले रहा है, अगर बनाना चाह रहा है तो। अगर इनकी पत्नी ने विधिक तरीके से, विधि सम्मत ढंग से बना लिया होगा तो हमारे जैसे लोगों को, कर्नल साहब को क्या आपत्ति होगी? सब तो आपको लगता क्या सर, फाइनली जैसे सवाल ये उठता है कि खबरें आती हैं, हम आप खबरें करते हैं कुछ, लेकिन इसका एंड रिजल्ट कुछ होता दिखता नहीं है सर। देखिए, इस मामले में यह तो कहूंगा ही कि ऐसा लगता है कि चूंकि अंदर खाने लगता है गड़बड़ियां जरूरत से कुछ ज्यादा है, तब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। यह जरूर है कि भाई हम लोग सभी चाहते हैं कि पूरा कुछ हो, पूरा कुछ होने में शायद बातें बहुत ऊपर तक चली जाएं, इसीलिए पूरा ना हो, लेकिन कुछ तो हो ही रहा है। ये बात सही है आपकी कि हम कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, वह भी अनुचित होगा। कम से कम ये मान लीजिए विभाग ने, मैं इस चीज को ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ कि सरकार ने पहली बार 100 करोड़ रुपए एक अफसर के पास है या पाए जा रहे हैं, यह बात स्वीकार की है। एक नजीर के रूप में वह सरकारी अभिलेखों में प्रस्तुत हुआ है। एक इंस्पेक्टर जेल भेज दिए आ चुके हैं, कई दरोगा सस्पेंड हो गए हैं, कार्रवाई हुई है, तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत है। लेकिन हाँ, ये हमारी आपकी ड्यूटी है कि हम उसको अंतिम परिणति, या जो भी अंतिम व्यक्ति है जहां तक यह चीजें पहुंच रही है, जो सूत्रधार हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन यह कहना कि कुछ नहीं हुआ हो है, वह पुनः एक गलत बयानी होगी। नहीं देखिए ना सर, जैसे सवाल ये उठता है कि मैं तो ये भी देखता हूं कि जो प्रमोटी अधिकारी होते हैं, मतलब दरोगा से प्रमोशन पाके इंस्पेक्टर हो गया, सीओ हो गया, उस तक तो कार्रवाई हो जाती है। लेकिन पिछले अगर 7-8 सालों में देखा जाए तो किसी आईएएस, किसी आईपीएस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक फौतेदार जी जो थे वो जरूर सेवा से बर्खास्त किए गए हैं, लेकिन हो सकता है कल को वो भी कोर्ट से स्टे लेके चले आए, क्योंकि ये भी बड़ा विचित्र सा मामला होता है कि भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस आईपीएस को बर्खास्त कर दिया गया, वो कैट से जीत गया या सुप्रीम कोर्ट से जीत गया तो फिर बहाली होती है, पूरी तनख्वाह उसको पूरी जीवन भर की मिल जाती है। तो ये भी समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी खबर आई थी मेरठ में एक इंस्पेक्टर को रिटायरमेंट के बाद विजिलेंस का छापा पड़ा। अच्छा, विजिलेंस एक ऐसी चीज है, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आप तो सरकारी विभागों के की जांचों से अच्छी तरह से वाकिफ है, किस तरह से वहां फाइलें चलती हैं। ठीक बात है, आपकी बात वाजिब है। और लेकिन मैं फिर वही आऊंगा कि इस मामले में अनलाइक अदर केसेज कुछ कार्रवाई होती जरूर दिखी है। आपकी बात भी सही है और यह बात भी सही है कि कुछ कार्रवाइयां हुई हैं और कई और कार्रवाइयों की जरूरत है। उसके बीच में कहीं यह मामला उलझा हुआ है। कई ऐसे मामले होते हैं जो सीधे खा लेते हैं, यानी कि उसमें शिकायत का संज्ञान तक नहीं लेते। इस मामले में यह नहीं हुआ कि कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया हो, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। अब उनको अंतिम परिणति तक ले जाना, उनका सही अंजाम पहुंचाने का प्रयास करना। देखिए, मुझे लगता है कि सिस्टम का स्वरूप कुल मिला के ये है कि जो गुनाहगार लोग हैं उनकी सहायता करना। तो यह जिम्मेदारी अब मैं यही समझ पाया हूँ कि हमारे आपके जैसे लोगों और हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं, जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं, उनका मैं दायित्व मानता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें
कि सरकार और सरकार में बैठे लोग किसी का भी, आप कह रहे हैं डिप्टी एसपी तक, हम कह रहे हैं वो एक सिपाही तक का, जिसको हम कहते थे चपरासी तक पर एक्शन नहीं चाहते हैं, वह एक्शन कराने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो भी जागरूक व्यक्ति है उसी का हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है शरद जी, ये बताइए, अगर मैं अमिताभ यश जी का ट्रैक देखूंगा तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 2017 तक, तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर ही रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि अमिताभ यश जी? देखिए, इसका कारण तो मैं ये समझता हूं कि जो इस तरह के अफसर हैं जिनको लेके अक्सर प्रश्न उठते रहे हैं, ये हमेशा यह कर्नल साहब इस बात से सहमत हो असहमत हो, लेकिन यह सरकार दर सरकार जो है ये प्रिय रहे हैं। अब हम लोग एक उदाहरण अच्छी तरह जानते हैं, एक अफसर का फिर नाम उनका चूंकि अभी तक उन पर कोई आरोप विरचित नहीं हुए हैं, जो कैसे मतलब हर नया मुख्यमंत्री कहता था कि वह शत्रु संख्या 1 है, और कैसे अंत होते होते वह मित्र संख्या 1 हो जाता था। वो एक उत्तर प्रदेश में एक निराली दास्तान है, और अभी भी वह अति महत्वपूर्ण दायित्व पे हैं। तो अब उनका उदाहरण, तो उसका मुकाबला तो अमिताभ साहब बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे अब वह एक क्लासिक केस माने जाते हैं कि कैसे, आपको हमको याद है कैसे जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेता था तो वो भगाए जाते थे, और कैसे अगले वाले में वो अंतिम दिन वो सबसे नंबर 1 होते थे। ये इससे तो हम सभी परिचित हैं, विज्ञ हैं। अब आप कर्नल साहब, आप जरा बताइए ना, क्योंकि अभी भी अखिलेश जी नाम नहीं लिख रहे हैं ट्वीट में, जबकि रवि सतीजा ने उनका नाम स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अब अखिलेश जी का ट्वीट बड़ा द्विअर्थी है, आम आदमी नहीं समझ पाएगा कि छोटे लोगों पे बड़े, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन संरक्षण दे रहा है? आपकी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको तो। पाठक जी, इतने दिन में आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम करने का तरीका, उनका व्यवहार, संस्कार, जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, ओवरऑल कोई भी लीडर हो उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, वो प्रिवेल करती है उनकी फंक्शनैलिटी में। उन्होंने देख लिया होगा आपने, उनका काम करने का तरीका ये है कि वो स्टेज अप करके चीजों को करते हैं। यानी जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ते जाती है, परिस्थिति के हिसाब से उसको खोलते जाते हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा, उनका काम करने का इतना तरीका है कि वो सत्ता पक्ष पे बहुत ही स्टेज्ड मैनर में दबाव तैयार करते हैं। और ऐसे उदाहरण हम लोग एक बार चर्चा में पहले भी बात कर चुके हैं कि किस चीज पे कितना दबाव डालना है कि सरकार डर। और आपने ये देखा होगा कि इस विषय पे वो जब भी उन्होंने कुछ लिखा है, तो कहीं न कहीं उससे ये साबित हुआ है कि ये केस को पूरी तरीके से सरकार निगेट नहीं कर पाई है। जो अभी अमिताभ सर ने भी बोला कि बहुत से मसलों पे तो ये इनकार ही कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। कम से कम इस मसले पे बीच-बीच में कोई आंशिक कार्रवाई होती है, किसी का नाम निकल के आता है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि पूरी तौर पे एक बार बात करके खत्म कर दें, क्योंकि उसके बाद उसपे राजनीतिक लांछन लगेंगे। बोलेंगे कि जब कोई जाँच नहीं हुई है, किसी का नाम नहीं आया है, सब चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, तो इस तरीके से नाम करके सिर्फ राजनीति की जा रही है, ऐसा कुछ ज़मीन पे है नहीं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्होंने किया है, बहुत सी एजेंसीज़, बहुत से लोग, समाज में बहुत जागरूक लोग भी हैं जिन्होंने लगातार इस केस पे काम किया है। और आप देखेंगे कि अखिलेश दुबे के नाम आने के बाद महीना, 15 दिन, 20 दिन में इस केस में कोई न कोई प्रोग्रेस होती है, कोई न कोई पकड़ता है, कुछ न कुछ निकलता है, फिर 15-20 दिन बाद कुछ और निकलता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमको और आपको लगातार इस केस पे दबाव बना के रखना पड़ेगा, वरना ये जैसे ही थोड़ा प्रेशर काम करेंगे, ईज़ आउट कर देंगे और ये बंद बस्ते में पूरा का पूरा केस चला जाएगा। जहाँ तक नाम लेने की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये नीचे से शुरू होता है और ऊपर खत्म होता है। इसके बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं। सब कुछ तो कह दिया है। तो जैसे-जैसे जाँच होगी, जैसे-जैसे चीज़ें निकल के आएँगे, जैसे-जैसे विटनेस निकल के आएँगे, जैसे-जैसे एविडेंस निकल के आएँगे, हम और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जितने भी लोग हैं, जो जागरूक जनमानस भी हैं, इस पे और उतनी प्रखरता के साथ बात करेंगे। हमको ये लगता है कि अब इस केस को दबाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये केस अगर खुलेगा तो सरकार बहुत मुश्किल में आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि सरकार के लिए बहुत बड़ा भूकंप होगा।
तो हमारी और उनके बीच में लड़ाई है, हम और आप सब अपना इसमें हिस्सा अदा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमें खड़ा ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जी। नहीं, नहीं, सवाल वही होता है ना कि जब तक कोई पार्टी विपक्ष में रहती है, बहुत बातें करती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आती है, तो कहीं न कहीं अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। जैसे मायावती के ज़माने में उनके करीबी अधिकारियों पे बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन बाद में छोटी-मोटी जाँच हुई, उसमें किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती। मेरा मेरा जो दर्द ये है कि भई आज विजिलेंस ने कह दिया कि भई इस इंस्पेक्टर के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, ये जाँच कितने दिनों में पूरी होगी, कब ये संपत्ति मतलब उनसे वापस ली जाएगी। तो इस तरह के जो आर्थिक अपराधों में मैंने देखा है कि जब भी कोई अधिकारी या नेता इन्वॉल्व होता है, उसको सजा नहीं मिलती है। अगर सजा मिलने लगे जी। और एक सिस्टम में डर आ जाए कि भई हमने आज अवैध रूप से इतनी प्रॉपर्टी खड़ी की और इसको छीन लिया जाएगा, इस पे बुलडोज़र चल जाएगा, तब तो दूसरा अधिकारी डरेगा। लेकिन ये देख रहा है कि भई अरे यार जाँच होती है लेकिन आदमी छूट जाता है। तो उससे पाठक जी अधिकारियों का देखिए, नेता जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि करीब 25 करोड़ के वोटर स्ट्रेंथ के बीच में और 75 जिले के बीच में लाखों कर्मचारी और हजारों अधिकारियों के साथ एक तंत्र काम करता है जिसको हम सत्ता या सरकार बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉप लीडरशिप होती है, उनके अपने कुछ गोल होते हैं, उसके लिए स्वयं में इतनी ऊर्जा जो देनी पड़ती है, हम लोग मनुष्य के तौर पे नहीं दे पाते हैं। 2012 और 17 की सरकार की हमारी जो समाजवादी सरकार है, आप उसी की बात कर लीजिए। लगातार विकास के नए-नए प्रोजेक्ट्स, नए-नए असाइनमेंट्स और उन पे प्रोग्रेस करना इतना चैलेंजिंग रहा है कि मैं आपको उदाहरण दूँ, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की रोज़ डेली कॉन्फ्रेंसेज़ होती थीं और कभी-कभी ये 12-1 बजे जाकर के रात में खत्म होती थीं कि अगले दिन के लिए क्या-क्या प्रोग्रेस हो चुका और क्या-क्या काम होना है। तब जाकर के 24 महीने का प्रोजेक्ट 21 महीने में कमीशन किया था, जो कि अमूमन 36 या 40 महीने के हद तक खींचने का अनुमान जो यूपी के गवर्नमेंट्स में इंजीनियर्स के काम करने की स्पीड है, उस हिसाब से। तो दिक्कत क्या आता है कि कभी-कभी बड़े स्तर पे लोगों के सामने दुविधा ये आती है कि आगे के काम रोकें या पीछे के पाप पकड़ें। तो वो डिसेंट्रलाइज़ करना पड़ता है और कभी-कभी अधिकारियों के बीच में जब ये ज़िम्मेदारियाँ डिसेंट्रलाइज़ कर देते हैं, तो शायद हम उनकी इतनी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और आप अनुभव करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते रहे हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, शोषण और अत्याचार प्रशासनिक और शासनिक स्तर पे जहाँ-जहाँ और जब-जब हुआ है, हम उसको पार्टी के कार्यकर्ता और चिन्हित पदाधिकारी लगातार डॉकेट कर रहे हैं और वो ये लगातार कह रहे हैं कि हम इस तरीके का कोई सिस्टम इजाद करेंगे, जिससे कि जो पीछे की जाँचें हैं, हमारी विकासवादी सोच में कहीं वो दबके ना रह जाएँ। उनमें जाँच होगी और अगर कार्रवाई समय से होगी, तो गवर्नेंस की एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो उन्होंने जो लास्ट लाइन मैंने बोला है, कहीं न कहीं वहाँ लिंक किया है। कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम में जो चोरी है, भ्रष्टाचार है, अगर आप उस पे एक्सपेडाइट करके अगर एक्शन लेते हैं, तो आपके सिस्टम की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। और आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टेन्योर को खास तौर से लास्ट के 18 महीने और 24 महीने अगर देखा हो, तो गवर्नेंस पे जो यहाँ सेक्रेटेरिएट में और मंत्रालय में जो कर्मचारी थे, 18-18, 17-17 घंटे अनवरत काम होता था और 1.5 साल और लास्ट के 12 और 18 महीने में जितने प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए, मुझे नहीं लगता है कि मेरी याद में किसी भी सरकार में हुए। तो हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उससे अलग नहीं हट रहा हूँ। बस कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ, जब आप बहुत सारे विकास की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं इतने बड़े सिस्टम में, तो बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती है और शायद आपकी प्रायोरिटी में थोड़ी पीछे रह जाती है। लेकिन हर आदमी सीखता है। हमने 12 से 17 की सरकार में यही सीखा है कि जो अब अत्याचार और शोषण और जो भी इकोसिस्टम में मिसगवर्नेंस है, हम इस पे एक्शन लेंगे और पैरेलली इसको फॉलो करेंगे, इसको ओवरलुक नहीं होने देंगे और जिस तरीके का अत्याचार हुआ है पाठक जी जनमानस पे, मुझे भी नहीं लगता कि जनता मानेगी। जो भी नई सरकार आएगी उसको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएगी और वो अपेक्षा रखेगी कि पुरानी जो गलतियाँ हुई उस पे कार्रवाई हो। तो इस केस स्पेसिफिक जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर अगर इसकी प्रोग्रेस की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो मेरा जो थोड़ा प्रशासनिक या राजनैतिक या सामाजिक अब अनुभव कहता है, ये केस इतना तो मजबूत हो गया है कि ये डिब्बा बंद नहीं हो पाएगा।
इसकी फाइलें चलिए दोबारा सर, खोलने भर की मजबूती पा चुकी हैं। तो ये केस फिर चलिए खुलेगा, जाँच होगा। तो चलिए सर, जी, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। हम तो यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसका सदुपयोग हो। कोई भी क्योंकि आप जब भ्रष्टाचार करते हैं तो गरीबों का हक छीनते हैं। जी। तो अभी तो आप सरकार में नहीं है, आप इस मुद्दों को उठा रहे हैं और अगर सरकार में आते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप भ्रष्टाचार रहित शासन देने में कामयाब रहे। धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए जय हिंद शरद सर। जी।